अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारे पास क्लास 6 पेपर जो है इंग्लिश का है। फर्स्ट टर्म जो कि सेशन 2024 और 25 का है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें मल्टीपल चॉइस है, जिसमें हमने क्या यूज़ करना है, आर्टिकल को यूज़ करना है। कह रहे हैं यूज़ द करेक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल हमारे पास क्या होते हैं, एक ए होता है, एन होता है एंड द, ये 3 आर्टिकल होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, ये जो एन होता है ना, ये कहाँ लगता है और ए, ये तो बात की बात करते हैं। आपने बस आसानी से इस तरह याद रखना है कि अगर आपने एन लगाना है किसी भी वर्ड के आगे तो उसको उर्दू में लिखें। जैसे हमारे पास मैं 2 वर्ड लिखता हूँ, जैसे ऑनेस्ट है, HONEST, ऑनेस्ट है, और दूसरा क्या है जी मेरे पास, ओल्ड है, ओल्ड। और एक और मैं लिख लेता हूँ, चलिए यूनिवर्सिटी लिख लेता हूँ। इसमें आपका ना कंसेप्ट बन जाएगा। देखिए यूनिवर्सिटी लिखिए। अब ऑनेस्ट से पहले हमेशा एन लगता है, इससे भी पहले एन लगता है, जबकि यूनिवर्सिटी से पहले अ यूनिवर्सिटी लगता है। अब अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि जो ए, ई, आई, ओ, यू, अक्सर टीचर ये बता देते हैं कि अगर ये 5 वाउल्स यानी वावल जिन्हें कहा जाता है, ये अगर आ जाएं तो आपने एन लगा देना है, अदरवाइज इसके अलावा कॉन्सनेंट आ जाएं तो ए तो कॉन्सनेंट ठीक हो गया। लेकिन ये जो रूल है ये करेक्ट नहीं है। ये जो लगता जो है वाउल साउंड से पहले, लेटर से पहले की बात नहीं है, ये लेटर है। ये हमेशा जो ए एन है ये वाउल साउंड से पहले लगता है। लेकिन साउंड सिस्टम तो आपने शायद सीखा, बहुत कम बच्चों को ये चीज़ पता होगी। तो इसलिए आपने क्या करना है कि यहाँ देखें कि एच जो है ये एक कॉन्सनेंट है, ये वाउल नहीं है, यानी वावल नहीं है, लेकिन इससे पहले एन लगा है। जबकि यूनिवर्सिटी देखें तो यू जो है ये वावल है, तो इससे पहले क्या लग रहा है, एन नहीं लगा, ए लगा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपने बहुत आसानी से एक चीज़ याद रखनी है कि जिस वर्ड से पहले आप ये लगाना चाहते हैं उसको ना आपने क्या लिखना है, उर्दू में अगर लिखने की कोशिश करें, अगर वो लफ्ज़ उर्दू के जो है अलिफ है, अलिफ से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे यूनिवर्सिटी को लिखेंगे तो ये से शुरू होगी। ऑनेस्ट को शुरू करें, अलिफ मद आ, नून सीन और टे आएगा ना, ऑनेस्ट कुछ ऐसा आएगा। ऑनेस्ट अलिफ से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने एन लगा देना है। यूनिवर्सिटी ए से यानी अलिफ से नहीं शुरू हो रही, छोटी ये से शुरू हो रही है, इसलिए ए लगा देना। तो देखिए डॉक्टर जो है डी से शुरू हो रहा है, जो कि इनफैक्ट एक कॉन्सनेंट है, तो इसलिए इससे पहले आपने क्या लगा देना है, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है ए। वी एक्सप्लोर्ड एन, देखो ना, अब द एंशियंट को अगर आप उर्दू में लिखना चाहें तो अलिफ से शुरू होगा, तो एन एंशियंट आ गया। और दूसरी बात है कि अगेन ए जो है एक साउंड देगा इसका वाउल का, यानी वाउल हम कहते हैं, वावल भी हम कहते हैं। वी हैव गॉट बैक आफ्टर एक्साइटिंग। अब देखो एक्साइटिंग अगेन जो साउंड है अलिफ यानी कि वो वाउल का साउंड दे रहा है, इसलिए एन एक्साइटिंग है। आई हैव रेड अ लॉट अबाउट डैश रेंज ऑफ हरप्पा। अब देखें ये एक हरप्पा, एक पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है, उसकी जगह के अंदर, यानी जो भी वहाँ बकाया जात वहाँ पे पड़ी हैं उनके बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर की बात होती है तो फिर क्या लगता है, दा लगता है। अब यहाँ पे कह रहे rewrite the positive sentence using the negative and the negative sentence using the positive in the same tense। अच्छा, इसको ना 2 तरह से आप लिख सकते हैं। एक तो इसका ये है कि जो पॉजिटिव है ना उसको नेगेटिव बना दें, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बना दें। ठीक है, दूसरा ये है कि इसमें हमारे पास, हाँ, ये नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव भी बनाना है। अब ये लिखो, दे टेक देयर क्लासेस रेगुलरली। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, दे दे अब क्या है कि ये पहले आपने टेंस पहचानना है कि ये कौन सा है। तो ये टेंस हमारे पास क्या है, देखिए इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, है, हैज, हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं लगा हुआ। तो अगर किसी में इज, एम, वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगा होता तो वो सिंपल जो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट होता है वो। तो दे वहाँ क्या लगता है, डू और डज, इन डू नॉट और डज नॉट। तो दे के साथ क्या लगता है, डू नॉट, दे डू नॉट। आगे यही आ जाएगा, टेक देयर क्लासेस, आगे रेगुलर, बाकी तो सेम आ जाएगा ना। अब माई मदर डजंट बेक केक्स नाउ अडेज, तो क्या आ जाएगा, माई मदर। अब डजंट को हटा देना क्योंकि नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है। माई मदर बेक है,
तो बेक से क्या हो जाएगा, बेक्स, क्योंकि मदर क्या है, सिंगुलर है, तो जब भी सिंगुलर हो तो उसके वर्ब के साथ एस लगता है। आगे क्या आ जाएगा जी, केक्स nowadays, nowadays. I do not make a noise in the classroom. तो I do not को हम हटा देंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, तो make ही लगेगा, makes नहीं होगा, क्योंकि he she it और सिंगुलर के वर्ब के साथ s लगता है, तो I के वर्ब के साथ s नहीं लगता। बाकी इसी तरह आ जाएगा in the classroom। अब नीचे कह रहा है कि हमने ना यहाँ पर क्या करना है कि लगाना है कैन, कैन कह रहे लगाओ, कांट, कुड और कुडंट, ये हमने प्ले जो है प्ले लगानी है, जो मॉडल्स हैं वर्ब है उनको लगाना है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, साले रहीला डैश यू स्पीक चाइनीज, यहाँ पे उनकी एबिलिटी की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, कैन, कैन जो है वो एबिलिटी को शो करता है, पॉजिटिव है, तो इसलिए कैन यू स्पीक चाइनीज, क्या आप लोग चाइनीज बोल सकते हो। रहीला आई डैश स्पीक जस्ट अ फ्यू वर्ड्स इन चाइनीज व्हेन आई वाज लिविंग इन चाइना, कि वो ये कह रही है कि मैं जो है कुछ वर्ड, यानी आई कुड, मैं आई कुड स्पीक, जो है ना, कैन की असल में पास्ट फॉर्म यहाँ लगी है, कैन प्रेजेंट है और ये क्या है, पास्ट फॉर्म है, क्योंकि वो पहले की बात कर रहे हैं ना, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो रहीला आई कहती है आई कुड स्पीक जस्ट अ फ्यू वर्ड्स इन चाइनीज व्हेन आई वाज लिविंग इन चाइना, कि मैं तब बोल सकती थी जब मैं चाइना में थी। इनफैक्ट वो भी चाइना में नहीं है, तो वो अपने पास्ट की कहानी बता रही है, इसलिए कैन की जो पास्ट फॉर्म है वो कुड होती है, इसलिए यहाँ कुड लगा। बट नाउ आई, अब हमारे पास आ जाएगा जी, बट नाउ आई कुडंट, अब मैं नहीं, कि मैं पहले तो बोल सकती थी लेकिन बट नहीं, नो आई कांट, सॉरी, ये हाँ यहाँ पे लगेगा कांट, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। नो आई कांट आएगा, CAN T, बट नो आई कांट, कि मैं अभी नहीं बोल सकती, ठीक है। बट नो आई कांट एज आई हैव फॉरगॉटन, जैसे मैं भूल चुकी हूँ। ओह ओके, डैश यू डू द ग्रॉसरी योर सेल्फ इन चाइना, अब क्या हो रही है, इन चाइना, उसके पास्ट की बात हो रही है, डेफिनेटली पास्ट की बात हो रही है, तो फिर कैन लगेगा, कुड लगेगा। कुड यू डू ग्रॉसरी योर सेल्फ इन चाइना, कि क्या आप खुद खरीदारी करती थी जब चाइना में थी, तो इसलिए के पास्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो कैन का पास्ट है वो कुड होता है। रहीला यस आई कुड, यस आई कुड, अब अगेन कुड लगेगा, उसकी वजह ये है कि वो कह रही थी हाँ मैं चाइना में खरीदा करती थी, तो इसलिए क्योंकि अगेन वो अपने पास्ट को ही बता रही है, यहीं दोबारा पास्ट की का ही जिक्र हो रहा है, तो इसलिए क्या लगेगा, लगेगा पास्ट। एज आई डिडेंट हैव टू स्पीक मच, कि भाई मैं इतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं बोलना पड़ता था खरीदारी के लिए, तो मैं खरीदी ऐसे ही करती। बट आई कुडंट enjoy, but I couldn't, I couldn't enjoy talking to people in the market or park due to language barrier, कि अभी अगेन पास्ट की बात हो रही है, लेकिन कह रहे हैं कि आई couldn't enjoy, मैं इतना एंजॉय नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा लैंग्वेज बैरियर था, कि मुझे ज़्यादा चाइनीज़ नहीं आती थी, बस थोड़ी बहुत आती थी, इसलिए मैं नहीं ज़्यादा बोल सकती थी, ज़्यादा उनके साथ जो है घुल मिल नहीं सकती थी, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, कुड की जो नेगेटिव फॉर्म है वो लगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, कह रहे राइट सेंटेंसेज एंड क्वेश्चन विद प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब हमने क्या करना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो सेंटेंस है, अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका सब्जेक्ट होता है, फिर देखो इज लगता है, एम लगता है, या फिर आर लगता है, उसके साथ क्या होता है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आप ING का इजाफा करके लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखें यहाँ कुछ उसने कुछ जो है वर्ड्स दे दिए हैं, तो उनको उनसे हमने क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। तो अब देखो दे सब्जेक्ट आ गया, देखो दे प्लूरल है तो वर्ब आपने प्लूरल लगाना है, दे आर, इसमें से आर ढूंढो, आर देखो उसने नहीं दिया हुआ, तो डेफिनेटली फिर आर हमें एज अ हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लगाना पड़ेगा, उसने हेल्पिंग वर्ब यहाँ मिसिंग है, दे आर, देखो यहाँ सब्जेक्ट लग गया, फिर देखो इज एम आर में से लग गया, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगाना है, तो वर्ब क्या है, लर्न है, ये देख सकते हैं लर्न वर्ब है, इसको आपने सेकंड यानी इसके साथ ऐड करना है ING, तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। तो ये देखो आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दे आर लर्निंग, क्या लर्न कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कौन सा है, फ्रेंच, फ्रेंच को सीखते हैं, इसलिए फ्रेंच आपका
ऑब्जेक्ट होगा फ्रेंच। कब सीखते हैं? इन द इवनिंग, शाम के टाइम। आगे इसी तरह आ जाएगा इन द इवनिंग। नहीं, अब देखें शी है तो शी आपने लिखना है जी। देखो जी अच्छा इसमें उसने क्या कहा, राइट सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन विद। अब इसमें हमने दो चीज़ें करनी है। हमने इसमें इसके क्वेश्चन भी बनाने हैं, ठीक है, इसके हमने क्वेश्चन भी बनाने हैं। तो यहाँ पे वैसे मैंने सेंटेंस लिखे, मैं आपको बता देता हूँ। पहला सेंटेंस तो दे आर लर्निंग फ्रेंच इन द इवनिंग, ये देख सकते हैं मैंने लिख दिया। दूसरा सेंटेंस में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट में आप लगा देते हैं, बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहता है। देखो, आर दे लर्निंग फ्रेंच इन द इवनिंग, लास्ट में फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क। जो सिंपल सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, इसको जब आप इंटरोगेटिव बनाते हो तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा देते हैं, तो आर का ए कैपिटल होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बाकी क्या होगा, ये सिर्फ स्टार्ट में लगेगा और ये इधर आ जाएगा, बाकी सीक्वेंस सेम रहेगी। दूसरा देखें, शी अटेंड द पार्टी विद पेरेंट्स। देखो शी के साथ देखो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज लगता है, ये देख सकते हैं शी इज। आगे हमारे पास क्या है जी, वर्ब ढूंढे। अटेंड है तो वर्ब के साथ क्या लगता है, आईएनजी। तो अटेंड से क्या हो गया, अटेंडिंग द पार्टी विद हर पेरेंट्स। आगे शी इज अटेंडिंग द पार्टी विद हर पेरेंट्स। ट्रेन, देखो ट्रेन क्या सिंगुलर है तो ट्रेन के साथ इज लगेगा, ये देख सकते हैं। ट्रेन है, ट्रेन सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगा, इज। वर्ब क्या है, अराइव है, तो अराइव से क्या बना देना है आपने, आईएनजी ऐड करना है, अराइविंग। आगे एट 6 o'clock, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या है, देखो वी के साथ देखो हमारे पास क्या लगता है, आर लगता है। तो ये देखो वी आर। वर्ब आपका क्या है, वर्ब आपका क्या है जी, डू है। तो डू में आईएनजी ऐड करोगे, सॉरी ये नजर नहीं आता, देखो क्या है, वी है तो वी लग गया। वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आर लगता है। फिर आपका क्या है, वर्ब क्या है, डू है, तो डू को आप क्या बनाओगे, डूइंग। आगे आर्ट एंड क्राफ्ट इसी तरह आ जाएगा, इन द समर कैंप, फिर अगले वाले में क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आपने स्टार्ट में लगा देना है। आर स्टार्ट में आ जाएगा, जो सब्जेक्ट है यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में, सब्जेक्ट बाद में, बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है उसका सीक्वेंस सेम रहेगा। फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है हो गया। नेक्स्ट अभी देखें हमने जो काम करना है वो हम करते हैं। अच्छा, कंप्लीट द पैराग्राफ्स विद पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस। देखिए ये दो जो है ना, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पास्ट सिंपल में ये होता है कि आपके पास सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट होता है। और अगर नेगेटिव होगा तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद डिड लगता है, डिड नॉट लगता है और वर्ब की पहली फॉर्म लग जाती है। और क्वेश्चन मार्क में पहले डिड लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट लगता है। और पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना वो क्या होता है, वाज या वर होता है, और फिर हमारे पास वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, पहले वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट संडे, अब लास्ट संडे मतलब पास्ट की बात, सॉरी लास्ट सैटरडे, पास्ट की बात हुई। लास्ट सैटरडे माय फ्रेंड्स अरेंज्ड अ पार्टी इन अ फार्म हाउस। आई देखो पास्ट टेंस है, लास्ट सैटरडे की बात हो रही है, तो जो चूज है उसकी जो पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, चोज, CHOSE, चोज, यानी इसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी, चोज टू सिट ऑन अ चेयर नेक्स्ट टू द बर्ड्स केज। आई वाज, तो देखो आई, ये देखिए आई आपका सब्जेक्ट है, वाज क्या है, ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा ये पास्ट कंटिन्यूस का बनेगा। तो पास्ट कंटिन्यूस में वाज के बाद वर्ब की जो पहली फॉर्म उसने दी हुई है उसके साथ आईएनजी लगाना है। तो अब सिप है ना, तो SIPPING, सिपिंग हो जाएगा। तो अब देखें हमें कैसे पता चला कि वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट यानी आपका आई सब्जेक्ट है, उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब वाज लगा हुआ है, देखिए वाज था तो इसलिए हमारे पास क्या था जी, ये सिपिंग यानी उसके वर्ब के पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। अ कप ऑफ हॉट टी एंड आगे जो है ना, डेफिनेटली क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है तो एंजॉय से एंजॉइंग हो जाएगा, ANJOY, इसके साथ आईएनजी ऐड कर दो तो एंजॉइंग हो जाएगा। द मेलोडियस सॉन्ग इफ द बर्ड्स ऑफ द बर्ड्स, माय फ्रेंड्स एंड आई हैड अ राउंड ऑफ अ ह्यूज फार्म एंड वर वाचिंग एंड वर, देखो क्या है, बात हो रही है माय फ्रेंड्स, देखो माय फ्रेंड्स ज्यादा लोगों की बात हो रही है, माय फ्रेंड्स वर, वाच है तो क्या हो जाएगा, वाचिंग हो जाएगा, WATCH,
my watching sorry were watching all the animals dash in the mini zoo। अब देखें ये तो यहाँ तक तो हमारे पास कौन सा कंटिन्यूस ये पास है, लेकिन ये जो कीप है ना इसको आपने केप्ट कर देना है, कीपिंग नहीं करना। अब देखो केप्ट क्यों करना है, क्यों, एनिमल्स केप्ट इन द मिनी जू, लाजमी बात है जो एनिमल है वो जब वो जू में देखने डेफिनेटली गए होंगे तो उस टाइम क्या होगा, वो एनिमल तो ऑलरेडी पहले से वहाँ पे थे ना, वो तो पास्ट का एक इवेंट था जब उन एनिमल्स को लाया गया और वहाँ पर रखा गया, तो ये पास्ट इवेंट है, इसलिए जो इसकी की फर्स्ट फॉर्म है इसका पास्ट फॉर्म केप्ट होगा। सम ऑफ द एनिमल्स वर बिजी इन ईटिंग एंड प्लेइंग। अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा, प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा। अब प्लेड क्यों नहीं हुआ, ये समझने वाली बात है कि प्लेइंग हुआ, प्लेड क्यों नहीं, क्योंकि ये देखिए ये वर्ब बता रहा है, वर ये बता रहा है कि ये वर्ब कौन सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर में आता है, आपका पास्ट कंटिन्यूस में, तो वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म विद वन अनदर, वेयर एज सम वर। अब देखें सम वर, देखो अगेन वर लगा है तो टेक से टेकिंग हो जाएगा, अगेन यानी कि वर्ब के साथ जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगता है, ई हटा के आईएनजी लगेगा। अब देख नेक्स्ट है वी डैश कम होम आफ्टर स्पेंडिंग अ ग्रेट डे। अब देखो वो ये बता रहा है कि भाई हम जब घर आए थे तो उस टाइम काफ़ी टाइम वहाँ गुजार के आए थे, तो यहाँ पे वो पास्ट इवेंट की बात कर रहा है कि वो वहाँ पे काफ़ी टाइम गुजार के आए हैं, तो पास्ट की बात, तो वो घर आए तो के जो कम है उसकी जो पास्ट फॉर्म है केम है, तो यूँ हमारे पास क्या हो गया जी, ये वाला भी हो गया। अब 3 की अगर हम बात करें, कह रहे हैं आइडेंटिफाई फ्रेज, देखो क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, ये चीज़ें हमने क्या करनी है, इसको कंप्लीट करना है। तो अभी हमारे पास क्या है जी, कह रहे हैं कि फ्रेज हमने आइडेंटिफाई करनी है, क्लास, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इनको समझना है। ये थोड़ी सी डेफिनेशन से मैं आपको समझा दे तो फिर हम इसको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। अब देखें क्या है हमारे पास, फ्रेज क्या है, a phrase is a group of words that gives some meaning but does not have a subject and a verb। यानी फ्रेज हमारे पास क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो क्या करता है, कुछ ना कुछ मीनिंग हमें देता है, लेकिन उसके पास ना सब्जेक्ट होता है और ना वर्ब, यानी सब्जेक्ट और वर्ब जिस तरह सेंटेंस में होता है वो नहीं होता। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस के तौर पर नहीं स्टैंड करती, जैसे इन द मॉर्निंग द टॉल बॉय। अब इसमें देखें इन द मॉर्निंग क्या है, हमारे पास एक फ्रेज है, वी गो फॉर अ वॉक। अब देखें अगर ये वाला क्या है, ये हमारे पास एक सेंटेंस है जिसे हम क्लास भी कहेंगे, वी गो फॉर अ वॉक अकेला स्टैंड कर रहा है, जबकि इन द मॉर्निंग अकेला स्टैंड नहीं करता, इसको इसके साथ मिला के पढ़ेंगे, फिर जो है ये मीनिंग देगा या स्टैंड करेगा। आगे हमारे पास जो क्लास होता है, अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि हमारे पास एक सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, यानी यूँ समझिए कि एक सेंटेंस होता है। तो जो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, जबकि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। इसमें 2 क्लास होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लास होता है। इंडिपेंडेंट क्लास वो होता है कि वो अकेला स्टैंड कर सकता है, जैसे इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। क्या होता है कि ये कंप्लीट थॉट के बारे में, यानी कंप्लीट थॉट कंप्लीट मीनिंग देता है और अकेला स्टैंड करता है, जैसे शी इज़ रीडिंग अ बुक। अब देखिए शी इज़ रीडिंग अ बुक अकेला स्टैंड करता है, अकेला सेंटेंस है, मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हमें मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंटेंस इसमें रखता है। जबकि जो डिपेंडेंट क्लास होता है जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, अ डिपेंडेंट क्लास हु हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब इसमें भी होगा, बट इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, ये मुकम्मल मीनिंग यानी कंप्लीट सेंस नहीं देता। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट क्लास टू मेक अ सेंस, यानी ये क्या करता है कि जो डिपेंडेंट क्लास होता है वो सब्जेक्ट भी रखता है और वर्ब भी रखता है, लेकिन अपनी कंप्लीट सेंस के लिए, कंप्लीट मीनिंग देने के लिए वो इंडिपेंडेंट क्लास पे डिपेंड करता है। अगर डिपेंडेंट क्लास के साथ इंडिपेंडेंट क्लास होगा तभी इस वाले क्लास के डिपेंडेंट क्लास के मीनिंग वाजे होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जैसे हम कुछ ये एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, बिकॉज शी वाज टायर्ड। अब ये देखो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास नहीं है बल्कि डिपेंडेंट क्लास है। व्हेन द रेन स्टॉप, अब देखो क्या है, ये दोनों क्या है, डिपेंडेंट क्लास है कि व्हेन द रेन स्टॉप्स क्या हुआ, व्हेन द रेन स्टॉप मतलब क्वेश्चन छोड़ रहा है, इनकम्प्लीट मीनिंग है। शी वेंट टू अ बेड बिकॉज शी वाज टायर्ड। अब देखें
बिकॉज शी वॉज राइट, शी वेंट टू अ बेड, अगर हम इसको छोड़ दें शी वेंट टू अ बेड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है और अकेला भी स्टैंड करता है, जबकि बिकॉज शी वॉज टायर्ड अकेला नहीं स्टैंड कर रहा, बिकॉज शी वॉज टायर्ड को इस पे डिपेंड करना पड़ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट सा मैंने इसका ओवरव्यू आपको दे दिया। अभी हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स इंडिपेंडेंट क्लास, कह रहा है बताओ कौन सा है। तो अब देखें बिकॉज ऑल दो, आपने याद रखना है कि बिकॉज और ऑल दो वगैरह जिसमें होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट क्लास नहीं होते, वो डिपेंडेंट क्लास के शुरू में आमतौर पर ये वर्ड यूज होते हैं। द बॉय रेन वेरी फास्ट, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और अकेला स्टैंड कर सकता है, इसलिए इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट क्लास, देखिए ऑलवेज और ऑल दो जो है हमारे पास ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, although he took a lot of care of his father। अब always और इस जो although इनमें देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, he doesn't help his brother। अब देखो ये वर्ब भी है और ये क्या है हमारे पास, देखो सब्जेक्ट भी है, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। तो इसमें हमारे पास ये वाला होगा although he took, अब जैसे मैंने शुरू में कहा था कि बिकॉज और although जिसमें होते हैं वो डिपेंडेंट क्लास होते हैं, तो although से ये शुरू हो रहा है, तो आप इसको ऐसे नहीं ठीक लगा दें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ रिलेटिव, अब रिलेटिव होता है दैट हो गया, विच हो गया, हु हो गया, ऐसे क्लास जो दैट विच हु वगैरह से शुरू होते हैं वो क्या होता है, रिलेटिव क्लास कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं दैट विच इसमें नहीं यूज हुआ, इसमें भी नहीं यूज हुआ, इसमें देख सकते हैं कि यहाँ यूज हुआ दैट, और याद रखें कि दैट से पहले कामा नहीं आता, अगर कामा आएगा तो इसका मतलब है कि ये वो इनकरेक्टली यूज हुआ, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेज, अब फ्रेज में देखो हमारे पास क्या है, हेल्दी डाइट एंड अ गुड इनटेक ऑफ वाटर, ये इसका करेक्ट क्या है इसमें आल्दो मैंने आपको बताया था कि कौन सा होता है, डिपेंडेंट क्लास के शुरू में लगता है, जबकि वी शुड राइज अर्ली, अब देखो सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है, और ये हमारे पास क्या है, फ्रेज है, जिन्हें इसमें ना तो सब्जेक्ट है और ना वर्ब है। अब कह रहे हैं कि ये बताएं इसमें आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, कि भाई यहाँ पर इनकरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 है, वो द स्टूडेंट्स कामा दैट entered the principal office without permission। अब आपने यहाँ पे देखना है कि जो क्लास है वो एक्चुअली यहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखें यहाँ से यहाँ तक क्लास है। द स्टूडेंट वाज पनिश्ड, अगर क्लास को निकाल दें तो द स्टूडेंट वाज पनिश्ड स्टैंड करता है, तो ये क्या है, इस वाले को हम क्या कहते हैं, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास, यानी एक ऐसा क्लास जिसको आप हटा भी दें तो तब भी एक सेंटेंस स्टैंड करे, जैसे कि द स्टूडेंट वाज पनिश्ड सेंटेंस स्टैंड करेगा। तो ऐसे वाले में हमारे पास क्या होता है, दैट नहीं लगता बल्कि क्या लगता है, हु। इसमें इनकरेक्ट ये है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हु यूज होना चाहिए था, यहाँ पे क्या लगेगा, हु लगेगा, और ये जो कामा है ये नहीं लगेगा। ठीक है, दैट से पहले कामा नहीं लगता एक तो, और दूसरी बात है कि यहाँ पर एक बंदे की जो बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, हु लगेगा। और इसमें ये नहीं है इतनी डिटेल, वैसे तो बड़े ज़्यादा कंप्लीट कंसेप्ट ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन इसको हम इतना ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन टू फिल इन द फॉलोइंग, अब देखो हमने इसमें करेक्ट जो है यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो द वुमेन हु, देखो ना, हु स्टोल द पर्स, नंबर डैश डिड यू रीच द केव, अब देखो वेयर डिड यू नहीं आएगा, व्हेन डिड यू रीच द, सॉरी केव नहीं है, व्हेन यू। अब कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, अब इसमें करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हमने यूज करना, द पेंटिंग दैट वाज सोल्ड, अब इसमें क्या आएगा, दैट आएगा, द पेंटिंग दैट, इसमें क्या आ गया जी, व्हेन और हु। ठीक है, द पेंटिंग दैट, अब देखो बीच में यहाँ पे देखिए कामा नहीं लगा हुआ, दैट वाज सोल्ड ऑन द, और पेंटिंग की बात हो रही है, किसी शख्स की बात नहीं हो रही, आमतौर पर जो चीज़ें होती हैं उनके लिए दैट यूज होता है। तो यहाँ तक हो गया जी हमारा कंप्लीट। आगे देखें, ये इसने एक कंप्रीहेंशन दी हुई है, इसको आपने रीड करना है, रीड करने के बाद इसने कुछ जो चूज़ करने थे करेक्ट आंसर वो मैंने किए हुए हैं। इसका ये वाला है, इसका ये है, इसका ये वाला करेक्ट है, और इसका ये वाला करेक्ट है। ठीक है, तो ये कंप्रीहेंशन है, आपने रीड करनी है और उसके मुताबिक इस तरह इनके आंसर दिए हुए हैं। लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा एक्सप्लेन करने के, क्योंकि कंप्रीहेंशन तो अनसीन आती है। अब इसको क्या करना है कि चेंज द सिंपल पास्ट वर्ब इनटू सिंपल प्रेजेंट। बेक्ड है,
तो यहाँ पे क्या आएगा, बेक्स आएगा। अब देखो वैसे तो बेक्ड की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो बेक होती है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी है। तो ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ जो वर्ब होता है उसके अगर बेक वर्ब है तो उसके साथ एस लगाएंगे, इसकी वजह से, शी की वजह से। रियलाइज जो है फर्स्ट सेकंड फॉर्म है इसका, रियलाइज क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगी। एक्सप्लोर्ड है तो एक्सप्लोर इसकी फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल फॉर्म इसकी ये हो जाएगी। सीम्ड है जो कि सेकंड है तो उसका सीम्स, वैसे तो सीम फर्स्ट फॉर्म है लेकिन इसमें एस इसलिए लगेगा क्योंकि इट लगा हुआ है। अगर आइडेंटिफाई वर्ब टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द टेंट लाइजिंग अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड फ्लडेड थ्रू द नैरो स्ट्रीट। अब इसमें हमने क्या करना है कि बताना है कि हमारे पास ये कौन सा सेंटेंस यूज हुआ है। तो ये देखें, ये जो वर्ब है ये देखें पास्ट फॉर्म वाली वर्ब लगी हुई है, इसलिए ये हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है। अब इसमें कह रहे हैं कि बता आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। शी डिस्कवर्ड एंड एट डर्टी। अब देखें ये हमारे पास सॉरी डायरी, मैंने डर्टी बोल दिया, डायरी। तो ये जो एज है ये है क्या, हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। ये जो मेट है सब्जेक्ट, देखो ये वर्ब है तो ये एडजेक्टिव है। ये मेट जो है सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, तो ये कौन सा वर्ब है, पास्ट टेंस है, यानी सेंटेंस क्या है, पास्ट है। और क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वो क्या है, वर्ब है। तो यहाँ तक हो गए। आगे हमने क्या करना है, इसके मैच द कॉलम है सिंपल। अब देखो ना, जो एम्बिशियस है ये देखो मैंने साथ लिखे बी के साथ, यानी कि ये वाला बी के साथ मिलेगा। एम्बिशियस का मतलब होता है ईगर टू अचीव सक्सेस। इररिस्पेक्टिव जो है वो देखिए सी के साथ मिलेगा, टू टेम्पटिंग टू बी रिफ्यूज। आगे देना एक्सपेडिशन जो है ये हमारे पास क्या होगा, डी के साथ मिलेगा, अ जर्नी अंडरटेकन बाय विद अ पर्पस। डिटर्मिनेशन का मतलब फर्मनेस ऑफ पर्पस, ये देखो ये ए के साथ आ गया। अब आगे हमारे पास क्या आ गया, वो कह रहे हैं कि ये वाले कुछ क्वेश्चन उसने दिए हैं, उनके हमने क्या करने हैं जी, आंसर देने हैं। तो इनके वन बाय वन हम आंसर देते हैं। अच्छा ये देखें, ये जो क्वेश्चन थे ना, यहाँ क्वेश्चन इधर मैंने लिख दिया, ये देखें वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर जो पार्ट ए है उसका, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। आपने क्वेश्चन को रीड करना है, उसका आंसर ये लिखा है। फिर देखिए ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, उसका दूसरे का आंसर ये वाला है। इसी तरह हम बात करें तो नंबर नेक्स्ट जो है ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है जी, एक सेकेंड कौन सा आगे जी, सी है, वेयर इज सी, हाँ ये देखिए हमारे पास जो सी है उसका ये आंसर है और डी जो है वो इसका ये आंसर है। तो इनके हमने आंसर लिख दिए यहाँ पे। अच्छा ये वाला जो है ना नंबर टू जो है, ये वाला नंबर टू, ये असल में उसने क्या कहा था कि व्हाट आर द टू मेन फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर्स देखें, पहला, एक सेकंड, टू मेन फैक्टर्स की बात कर रहा है पार्ट बी में। तो एक फैक्टर का यानी कि ये है और दूसरा इसका फैक्टर क्या है, ये है। यानी कि ये किस क्वेश्चन की बात हो रही है, इस वाले की, जिसमें वो कह रहे हैं कि टू मेन फैक्टर्स बताएं। तो इसमें दो फैक्टर आएंगे, एक फैक्टर आपका ये वाला आएगा यहाँ से यहाँ, और दूसरा जो है ये देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ। फिर देखो जो सी है, देखिए सी और डी, तो देखें सी का आंसर यहाँ से यहाँ तक है और डी का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। फिर उसके बाद ये आ जाता है जी, कह रहे कि रीफ्रेज द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द पॉइंट, ट्राई अगेन। ये उसने देखो एक सेंटेंस दूसरा स्टेंजा दिया हुआ है आगे, विच रूल इज बीइंग मेंशन्ड बाय द पोएट इन द लाइन्स ऑफ स्टेंजा अबव, कि भाई इसमें कौन सा रूल मेंशन किया हुआ है। तो ये देखिए हमारे पास ये स्टेंजा है, इसका जो पार्ट है जी बी, ये देखें पार्ट बी। तो पार्ट बी का आंसर ये देखें, पार्ट बी का ये वो स्टेटमेंट है, उसका आंसर ये कीप द रूल ऑफ पेशेंस एंड परसिस्टेंस एफर्ट इन माइंड। यानी कि हमारे पास जो लास्ट लाइन ऑफ स्टेंजा है, लास्ट लाइन ऑफ स्टेंजा क्या है, ओनली कीप दिस रूल इन द व्यू। किस रूल की बात कर रहा है, पेशेंस की बात कर रहा है। तो इसलिए क्या इसका आंसर ये, व्हाट लेसन डज द पोएट कन्वे इन द पोएम ट्राई अगेन। अब कह रहे हैं कि ये वाले की कि कौन सा लेसन इसने किया है इसमें। तो कीप द रूल ऑफ पेशेंस एंड परसिस्टेंस ऑफ द माइंड, नहीं कौन सा, ये द पोएट टीचेस दैट फेलियर इज नॉट फाइनल, वी मस्ट परसिस्ट बाय बी पेशेंट एंड ट्राई अगेन अनटिल वी सक्सीड। तो ये लेसन है जी इसमें। हाउ वाज द पोएट इनकरेज द रीडर इन द पोएम, के रीडर को किस तरह इनकरेज कर रहा है। तो ये इसका आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने रीड कर लेना है। तो ये यहाँ तक हमारा यानी हो गया है।
नेक्स्ट हमारे पास इसने क्या कहा, डिस्क्रिप्टिव जो राइटिंग है ना, इसमें हमने पैराग्राफ लिखना है। एन एक्साइटिंग फेस्टिवल और अ पीसफुल गार्डन इन द ब्लूम। तो अभी हम ये वाला कर लेते हैं। ये देखें, इसमें ये वाला जो है पीसफुल गार्डन इन ब्लूम, ये वाला मैंने लिखा है यहाँ। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है। आप इसको रीड कर सकते हैं और अपनी हेल्प के लिए। फिर उसके नीचे जो, अगर हम आगे चलें तो आगे वो हमें क्या कहता है जी, ये वाला ये कहता है जी कंपोज, ये इसमें ना ईमेल कह रहा है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखो, रिक्वेस्टिंग एन अपडेट टू द स्कूल लाइब्रेरी, कि भाई स्कूल लाइब्रेरी को अपडेट करना है। तो प्रिंसिपल को क्या करना है जी, एक ईमेल लिखना है। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी इन अ स्कूल एंड एक्सप्रेस हो, कि भाई आपने स्कूल की इम्पोर्टेंस और उसकी जो वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करनी है। एक्सेस वैरायटी ऑफ बुक्स कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट स्टूडेंट्स, कि भाई जो वैरायटी ऑफ बुक्स होगी वो स्टूडेंट पर कितने पॉजिटिव यानी मुस्बत असरात डालेगी, एंड द स्कूल इन्वायरमेंट को किस तरह बेहतर करेगी। ये सारी चीज़ें हमने लिखनी है। ये नीचे उसने लिखा हुआ है कि टोटल कितने नंबर का क्या चीज़ होगी। तो ये देखें, सबसे पहले ये वो ईमेल वाला, यहाँ पे तो क्या होगा कि जो भी आप अगर एप्लीकेशन टाइप लिखते हैं बॉडी, वो आ जाता है। सबसे पहले उसने देखो सब्जेक्ट की बात की है। ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ना, वही यहाँ पे मेंशन कर दी है। सब्जेक्ट है, फिर देखें ये सारा जो भी उसने यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं, इन्हीं पॉइंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारी जो है ईमेल को हमने यहाँ पर ये देखो मेंशन कर दी है। तो यहाँ पे क्लास के साथ स्कूल का नेम लास्ट में आपने मेंशन कर देना है। तो ये आपके पास जो ये वाला हो गया कंप्लीट। इसके बाद अगर हम बात करें नीचे, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे हैं डिस्क्राइब द इवेंट shown in this picture and analyze how the Swiss Robinson family demonstrated their problem solving skill in this situation। यानी कि यहाँ पर जो स्विस रॉबिन्सन फैमिली है, कह रहा है कि भाई वो ये बताएं कि इस पिक्चर को ना डिस्क्राइब करना है, सिंपल सी बात है, और बताना है कि उन्होंने इस सिचुएशन में किस तरह अपने आप को यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए स्किल कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास अभी हमें आप लिखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पूरा इसका आंसर है, ये क्वेश्चन है और ये उस पूरी जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है लिख दिया। आप इसको एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये इतना सही सवाल। अभी आगे देखिए, तो कह रहे राइट अ करेक्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिज एंड द पासेज। अब हमने क्या करना है कि इनके जो करेक्टर है वो लिखने हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये देखें, ये दोनों करेक्टर लिखे हुए हैं। आप इनको एक बी का जो है जो फ्रिट्स का भी है और पास्चर का भी है, ये देखो दोनों रीड कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है हमारा जो 5 आउट ऑफ 5 पेज था वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि समझ आया होगा। इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा।